नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलट रहे हैं, चोल साम्राज्य। जी। ये सिर्फ एक राजवंश नहीं था, बल्कि एक ऐसा दौर जिसने दक्षिण भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी छाप छोड़ी। बिल्कुल, और वो भी 1000 साल से ज्यादा समय तक। हाँ। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक फैला ये साम्राज्य अपनी भव्यता, अपने प्रशासन और समुद्री ताकत के लिए जाना जाता था। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करें। हाँ, आज हम मिले जुले स्रोतों से, मतलब ऐतिहासिक विवरण, फिर जुलाई 2025 के आसपास की जो हालिया घटनाएं हैं और 2024-25 की कुछ ताज़ा पुरातात्विक खोजें भी हैं, इनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि चोलों का इतिहास वो आज भी क्यों मायने रखता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत उनके इतिहास और कुछ सबसे प्रभावशाली शासकों से करते हैं। अक्सर हम मध्यकालीन चोलों की ही बात सुनते हैं, क्या इनका इतिहास उससे भी पुराना है? हाँ बिल्कुल, चोलों का जिक्र तो बहुत पुराना है। प्राचीन तमिल साहित्य में भी मिलता है, जिसे संगम साहित्य कहते हैं। लेकिन उनका जो असली उभार हुआ वो मध्यकाल में हुआ। अच्छा। जिसे हम चोल साम्राज्य का कह सकते हैं स्वर्ण युग, और फिर धीरे धीरे परवर्ती चोल काल में उनका पतन हुआ। और स्वर्ण युग की बात करें तो दो नाम तुरंत ध्यान में आते हैं, राजा राजा चोल प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम। इनके बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, राजा राजा चोल प्रथम वो एक बहुत दूरदर्शी शासक थे। तंजावुर का विशाल बृहदीश्वर मंदिर देखा है? हाँ, जो आज भी शान से खड़ा है, यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। जी, वो उन्हीं की देन है। उन्होंने न सिर्फ जमीन पर साम्राज्य फैलाया, बल्कि एक बहुत ताकतवर नौसेना की नींव रखी और श्रीलंका तक पहुंचे। ये सिर्फ विजय नहीं थी, एक समुद्री सोच की शुरुआत थी। सही कहा। और उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने तो इस विरासत को और भी आगे बढ़ाया। हाँ, उनके बारे में भी बहुत सुना है। जी हाँ, गंगा नदी तक सफल सैन्य अभियान के बाद। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था उनका दक्षिण पूर्व एशिया तक का नौसैनिक अभियान। सोचिए, उस जमाने में समुद्र पार करके इतना बड़ा अभियान। बिल्कुल, ये उनकी समुद्री ताकत और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। वाकई कमाल है। मंदिरों और नौसेना के अलावा चोलों की और क्या खासियतें थी? क्या चीज उन्हें इतना अनूठा बनाती है? देखिए, उनकी वास्तुकला तो अद्भुत थी ही। तंजावुर, गंगईकोन चोलपुरम और दारासुरम के मंदिर इसके गवाह हैं। इन्हें ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स कहते हैं। हाँ। फिर उनकी कान से ढलाई की कला, खासकर नटराज की मूर्तियां, वो तो विश्व प्रसिद्ध हैं। ये अक्सर पंचलोहा से बनती थीं। पंचलोहा? अच्छा, यानी 5 धातुओं के मिश्रण से। जी, जो उस समय की उन्नत धातु तकनीक को दिखाता है। साथ ही तमिल साहित्य का भी खूब विकास हुआ। और उनका प्रशासन? हाँ, प्रशासन, खासकर गांव में वो स्वायत्त सभाओं वाली बात, ग्राम सभा। बिल्कुल, वो प्रणाली बहुत उन्नत थी। ये सभाएं स्थानीय मामले देखती थीं, टैक्स इकट्ठा करती थीं और न्याय भी करती थीं। एक तरह से आज के पंचायती राज का शुरुआती रूप। और ये सब पत्थर के शिलालेखों पर दर्ज मिलता है। जी हाँ, रिकॉर्ड रखने का उनका तरीका भी कमाल का था। ये तो हुई इतिहास की बात। लेकिन हाल में भी चोलों को लेकर काफी चर्चा हुई है, खासकर जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की गंगईकोन चोलपुरम यात्रा के बाद। हाँ, वो यात्रा काफी अहम थी। प्रधानमंत्री ने वहां राजेंद्र चोल प्रथम की नौसैनिक ताकत और प्रशासनिक कौशल की काफी प्रशंसा की। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कहा भी, राजेंद्र चोल के समय भारत एक समुद्री महाशक्ति था। अच्छा, और इस मौके पर कुछ घोषणाएं भी हुई थी, सिक्का वगैरह? जी, राजेंद्र चोल के नाम पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया और राजा राजा चोल व राजेंद्र चोल की कांस्य प्रतिमाएं स्थापित करने की घोषणा भी हुई। ये कदम कह सकते हैं चोल विरासत को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ने के प्रयास के तौर पर देखे गए। और इसी दौरान कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी सुनने में आई थी, है ना? जी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक टिप्पणी आई थी। उसमें चोलों के कथित मजबूत खुफिया तंत्र की तुलना आज की खुफिया क्षमताओं से की गई थी, खासकर चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में। ओके। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक राजनीतिक दल का नजरिया था जो उस समय खबरों में था। हमारा काम सिर्फ स्रोत में दर्ज इस पहलू को बताना है। समझ गया। बिल्कुल निष्पक्ष रहना जरूरी है। अच्छा, राजनीति से हटकर जमीन के नीचे से भी चोलों की कहानियां निकल रही हैं। हाल की पुरातात्विक खोजों के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, 2024-25 में कई रोमांचक खोजें हुई हैं। जैसे मालीगमेडू में, जहां माना जाता है कि राजेंद्र चोल का महल था। हाँ। वहां खुदाई में चीनी मिट्टी के बर्तन
और सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं। अच्छा, चीनी मिट्टी के बर्तन, मतलब चीन से व्यापार? हाँ, ये उनके चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का ठोस सबूत है। फिर वेल्लाला कोट्टयूर में 10वीं सदी की एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली। जैन मूर्ति चोल काल में? जी, जो उस काल की धार्मिक विविधता दर्शाती है। कोलिरियन पेट्टई में कुछ दुर्लभ पंचलोहा मूर्तियां मिली हैं और उताथुर के शिव मंदिर की आयु निर्धारण से पता चला कि वो परांतक चोल प्रथम के समय यानी 10वीं सदी का है। हाँ, तो ये खोजें हमें उनके समाज को और बेहतर समझने में मदद कर रही हैं। बिल्कुल, व्यापार, धर्म, समाज की बारीकियों को। तो इन सब बातों को समेटते हुए चोलों की इस महान विरासत से आज हम क्या सीख सकते हैं? आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है? देखिए, कई चीजें हैं। उनकी जो ग्राम सभा प्रणाली थी वो आज भी स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज के लिए प्रेरणा दे सकती है। कैसे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत किया जाए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उनकी समुद्री रणनीति और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध, ये भारत की मौजूदा एक्ट ईस्ट नीति के लिए सोचने की दिशा दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और बेशक उनकी कला और वास्तुकला हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का महत्व याद दिलाती है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, हमारे इतिहास की कहानियां हैं। यानी चोल साम्राज्य सिर्फ इतिहास की किताब का एक अध्याय नहीं, बल्कि शासन, कला, नौसैनिक दृष्टि और सांस्कृतिक समृद्धि का एक जीता जागता मॉडल था। बिल्कुल। और आज जब भारत विकसित भारत 2047 जैसे बड़े लक्ष्यों की बात कर रहा है, तब शायद अपनी जड़ों को, अपनी ऐतिहासिक ताकतों को याद करना और उनसे सीखना वो और भी प्रासंगिक हो जाता है। सही कहा। हाल की राजनीतिक चर्चाएं और ये पुरातात्विक खोजें इसी ओर इशारा करती हैं। जी, ये सब वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी, जरूर। चोलों की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उनके जो सफल कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध थे, उनको देखते हुए आज के दौर में भारत अपनी समुद्री रणनीति और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को और प्रभावी बनाने के लिए उनसे क्या ठोस सबक ले सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।